बीमार माता पिता एक बोझ। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बीमार माता पिता एक बोझ। राकेश जी अस्पताल के बेड पर लेटे थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को अपनी एक किडनी दी थी। क्योंकि बेटे की किडनी काम नहीं कर रही थी, राकेश जी का बेटा गलत लोगों के संगत में पड़कर शराब पीने लगा था। शराब की वजह से उसकी किडनी काम नहीं कर रही थी। कुछ समय बाद बाप और बेटा दोनों घर आ गए। उनकी देख रेख रेणु जी कर रही थी। कुछ समय बाद बेटा और पति दोनों स्वस्थ हो गए, लेकिन राकेश जी बूढ़े होने के कारण उनका स्वास्थ्य अब सही नहीं रहता था। मगर बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और वो अब अपनी जॉब पर भी जाने लगा था। राकेश जी को आए दिन कोई न कोई बीमारी घेरे ही रहती थी। कुछ समय बाद राकेश जी और रेणु जी अपने बेटे के लिए लड़की देखने लगे। वो अपने घर में पढ़ी लिखी सुशील समझदार बहू लाना चाहते थे। उनके एक रिश्तेदार ने आरती नाम की लड़की के बारे में बताया। उन लोगों ने उसे लड़की को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें आरती बहुत पसंद है। कुछ ही महीनों बाद आरती और राघव की शादी हो गई। घर में बहू आने के कुछ समय तक तो सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद बहू आए दिन अपने सास और ससुर के साथ गलत बर्ताव करते और अपने पति राघव को भी उनके खिलाफ भड़काया करती थी। कुछ समय बाद राघव अपनी पत्नी के नौकरी के सिलसिले में अपने माता पिता से दूर दिल्ली में जाकर रहने लगा। अब बूढ़े माँ बाप गांव में ही रहकर जीवन बिता रहे थे और उनकी एक बेटी भी थी जो कि अमेरिका में रहा करती थी। धीरे धीरे रेणु जी और राकेश जी बूढ़े होते जा रहे थे। दिन पर दिन राकेश जी की तबीयत खराब हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे को कई बार फ़ोन किया कि बेटा, मेरा इलाज शहर के किसी बड़े अस्पताल में करा दो। इस पर बेटा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। लेकिन कुछ समय बाद रेणु जी और राकेश जी खुद ही अपने बेटे के घर रहने के लिए चले गए और वहीं पे रहने लगे। आज बहुत सालों बाद रेणु जी की बेटी इंडिया वापस आई थी। वो अपने मायके पहुंची तो अपने भाई भाभी को ऐसे हंसी ठिठोली करते देखकर उनका खून खौल उठा। उसका दिल तो कर रहा था कि अभी के अभी दोनों को सबक सिखा दे। अरे काजल, आओ ना। वहाँ दरवाजे पे क्यों रुक गई? काजल को दरवाजे पे खड़ा देखकर उसका भाई राघव बोला तो काजल ने खुद को बड़ी मुश्किल से शांत किया। तो राघव बोला, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अभी मैं और तेरी भाभी तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। मैं तो सोच रहा था कि मेरी प्यारी बहन अपने भाई से मिलने अभी तक क्यों नहीं आई। अरे भैया, क्या बताओ कि मुझे अपने रिश्तेदार की शादी में जाना था, इसी वजह से लेट से आई। काजल ने फीकी मुस्कान के साथ बोली, भैया भला मैं अपने प्यारे भाई से मिलने कैसे नहीं आती, और वैसे भी पता नहीं दोबारा यह मौका मिले या ना मिले। काजल बुदबुदाते हुए बोली। आरती बोली, दीदी पता है आपको, आपके भाई ने आपके लिए ऐसा सरप्राइज रखा है। इस बार क्या आप सुनते ही खुशी से पागल हो जाएंगे। काजल बोली, भाभी आप लोग तो हमेशा ही मुझे सरप्राइज देते हो, लेकिन इस बार मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज लेकर आई हूँ, जिसे देखते ही आप दोनों के होश उड़ जाएंगे। बस कुणाल जी आप लोगों का सरप्राइज लेकर आते ही होंगे। तभी दरवाजे पे एक गाड़ी आकर रुकी। दोनों खुश होते हुए घर के बाहर पहुंचे तो आरती बोली, अरे दीदी, आप इतना बड़ा सरप्राइज लाई हैं, हमारे लिए इतनी बड़ी गाड़ी में आया है। लगता है विदेश से कुछ बड़ा लेकर आई हो। राघव बोला, काजल अब जल्दी से सरप्राइज दिखा दो और इंतजार नहीं हो रहा है। काजल बोली, भैया भाभी सरप्राइज आप दोनों का है तो आप ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर देखो। आरती ने भाग कर झाँकते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसकी सांसें गले में ही अटक गई। उसने एक ही सेकंड के अंदर गाड़ी का दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया। राघव बोला, तुमने तो दरवाज़ा ऐसे बंद किया जैसे तुमने सरप्राइज नहीं किसी भूत को देख लिया हो। आरती उंगली का इशारा करते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके होठ थर-थर काँप रहे थे। राघव बोला, तुम हटो, मैं देखता हूँ। लगता है तुम तो सरप्राइज देखकर खुशी से पागल हो गई हो। राघव ने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा, उसका पूरा शरीर बिजली की करंट जैसे काँपने लगा। काजल बोली, क्या हुआ भैया, सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? आरती और राघव के माथे से टप टप पसीना बहने लगा। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर काजल का मन
अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा था। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। काजल सोचते सोचते अभी गुजरे दिनों में ही चली गई जब वो 2 दिन पहले इंडिया लौटी थी। अरे यमराम यजमान, उस बुढ़िया के पास मत जाइए, पगली है बेचारी, नुकसान पहुंचा देगी आपको। मंदिर के पुजारी ने कुणाल से कहा। कुणाल जो कि अपनी पत्नी काजल के साथ मंदिर आया था और वहां बैठे गरीबों को कुछ पैसे दे रहा था कि तभी उस मंदिर के पुजारी ने एक बुढ़िया के पास उसे जाने से रोक लिया, जिस पे कुणाल रुक तो गया, लेकिन काजल ने उससे कहा, अरे पंडित जी कुछ नहीं करेगी वो बेचारी, जब उसे पता चलेगा कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। नहीं बेटिया, वो बूढ़िया यूं ही दिन भर इधर उधर चुपचाप ही भटकती रहती है, पर इनके पास जैसे युवा व्यक्ति आता है तो उनको न जाने क्या हो जाता है, फिर उनको काबू में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पंडित जी ने कुणाल की ओर इशारा कर काजल से कहा, ठीक है, फिर मैं ही जाती हूँ उसके पास। यह कहकर काजल कुछ केले और पैसे लेकर उस बुढ़िया के पास जाती है। जैसे ही काजल वो बुढ़िया को और पलटकर काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। काजल उस बुढ़िया को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है, पर वो बुढ़िया उससे कहती है, बेटा समोसे खिलाओगे मुझे? उसके मुंह से समोसा सुनकर और उसकी ऐसी हालत देखकर काजल के आंसू बहने लगे और वो उस बुढ़िया को गले लगाकर रोने लगी। आखिर ऐसा बताओ क्यों कर रही थी? कौन थी वो बुढ़िया जिससे लिपट कर रोने लगी काजल? तो माँ को इस हाल में देखकर हैरान थी, आखिर ऐसा क्या हो गया माँ के साथ और पापा कहाँ गए? यही सोच सोच कर काजल परेशान हो रही थी। सुनो आरती, कल गांव से माँ पापा आ रहे हैं, अब हम यहीं रहेंगे क्योंकि पापा हमेशा ही बीमार रहते और माँ अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रहे थे। राघव ने अपनी पत्नी आरती से कहा, वे बीमार रहते तो क्या आप मुझे भी बीमार करने आ रहे हैं? यह मेरा घर है, कोई अस्पताल नहीं, और आपने मना क्यों नहीं किया उन्हें? आरती ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे वो मेरे माँ पापा है, सीधा सीधा उन्हें आने के लिए थोड़ी ही मना कर सकता हूँ ना, आखिर वजह भी तो होना चाहिए मना करने के लिए। राघव ने कहा, कुछ ही कह देते और मैं क्या करूं? देखिए मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर वो लोग यहाँ रहने आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आरती ने कहा, अरे यह कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे कैसे उन्हें मना कर दूं? इकलौता बेटा हूँ उनका, कोई और भाई होता तो उनके पास भेज देता, पर मेरी तो एक ही बहन है, वो भी इस शहर को छोड़कर अमेरिका में रहती है, तो फिर और कहाँ भेजूँ उन्हें? राघव ने कहा, ठीक है आने दीजिए उन्हें, इतना परेशान करोगे खुद ही यहाँ से भाग जाएंगे। आरती ने गुस्सा करते हुए कहा। इतना कहकर वो दंदनाते हुए वहाँ से चली गई। उसी के अगले दिन रेणु जी और राकेश जी गांव से शहर अपने बेटे के पास आ जाते हैं और उनको देखते ही आरती का खून खौल उठता है। वह न तो उनका हालचाल पूछती और न ही चाय नाश्ता लाई और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। खैर शाम को निकल गई, अब रात की खाने की बारी थी। आरती ने जानबूझकर ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना बनाया ताकि राकेश जी और रेणु जी खाना ना खा सके, पर राकेश जी और रेणु जी ने किसी तरह वो खाना खा लिया और अगले दिन राकेश जी बीमार पड़ गए, जिससे उनका इलाज काफ़ी लंबे दिनों तक चलता रहा। यह देखकर आरती परेशान होकर राघव से कहती है, मैं इस घर में नहीं रह सकती, यह घर कम और अस्पताल ज़्यादा लगता है, आप इनको यहाँ से निकालो या फिर मैं अपने मायके चली जाती हूँ। तुम ऐसी बातें मत करो, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर राघव अपने माता पिता के पास जाकर कहता है, पापा आप जब से यहाँ आए हैं आपकी तबीयत सही नहीं रहती, लगता है आपको शहर का पानी सूट नहीं कर रहा है, आप लोग गांव ही वापस चले जाइए, पूरे दिन आप इधर उधर गंदगी फैलाते रहते हैं, आरती को बहुत परेशानी होती है, आप यहाँ से चले जाइए बेटा, तेरे पापा तो यहाँ भी बीमार भी रहते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं, मुझसे अकेला नहीं हो पा रहा था। रेणु जी ने कहा, ठीक है आप लोग वापस चले जाइए, मैं एक नर्स का इंतजाम करवा दूंगा। वहाँ राघव ने कहा, पर बेटा आखिर रेणु जी और कुछ कहती तभी आरती बीच में ही बोल पड़ती है, पर वो क्या माँ, आप लोगों के बहाने देखकर समझ में नहीं आ रहा, आप लोग यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, पर मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, या मैं आप लोगों का खर्चा, बीमारी का खर्चा यह सब नहीं उठा सकता। एक तो शहर में महंगाई पहले से, ऊपर से मेरा खुद का परिवार, अब आप लोग आकर ऐसे यहाँ आ गए हैं तो मैं
कहाँ से संभाल पाऊंगी। बेटा हमें नहीं पता है, हम तेरे लिए बोझ हैं। तुझे याद है जब तेरी किडनी खराब हो गई थी तब तेरे पापा ने अपनी किडनी तुझे दिया था, इसलिए यह दिन बीमार ही रहते हैं। थोड़ी खाने में गड़बड़ी होने से इनकी तबीयत खराब हो जाती है। पिछले कुछ सालों से इनकी दवाइयाँ और इलाज का खर्चा उठाते उठाते हमें हमारे गांव का घर भी बेचना पड़ गया। अगर मुझसे पैसे मांगा लेता तो तू तो अपना रोने लगता। सच में शहर में महंगाई हो तो बहुत काफ़ी है, इसलिए दो जगह तो परिवार कैसे संभालेगा। यह सब सोचकर यहाँ आ गए, पर वहाँ आकर तो पता चला कि हम यहाँ अनचाहे मेहमान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रेणु जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे पापा ने मुझे अपनी किडनी दी है, इसलिए उसका हिसाब यहाँ लेने के लिए आए हो। ठीक है, बताइए कितने पैसे चाहिए आप लोगों को। मैं इतने पैसे दे दूँगा, फिर मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाएगा। आप लोगों ने वहाँ का घर मुझे बिना बताए बेच दिया और अब अपनी बीमारी को लेकर मुझे बेचने आए हैं। राघव ने आंखें दिखाते हुए कहा, वाह बेटा, आज तेरे मुंह से यह सारी बातें सुनकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। ना जाने कितने पुण्य किए होंगे जो हमें तेरे जैसी औलाद मिली। चलो रेणु जी, अब इन सारी बातों के बाद तो हम सड़क पे ही रह लेंगे, पर यहाँ नहीं रह सकते। राकेश जी ने कहा, हाँ जाइए और कृपा करके अपनी सूरत दोबारा मत दिखाइएगा, राघव ने कहा। उसके बाद राकेश जी और रेणु जी घर से निकल जाते हैं और वो जाकर बस अड्डे पे बैठ जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी, गांव में तो अपना घर भी नहीं रहा। सुनिए ना, हम आरती को फ़ोन करते हैं, वो हमें कुछ न कुछ रास्ता बताएगी। रेणु जी ने कहा, उसको क्या बताएंगे हम, बेटे ने हमें नहीं रखा तो उसके घर हम कैसे जा सकते हैं। आखिर बेटी का घर का पानी कैसे पिएंगे, उससे तो मर जाना बेहतर होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ, कुछ न कुछ तो रास्ता जरूर निकाल लेंगे, राकेश जी ने भड़कते हुए कहा। राकेश जी के भड़कने से उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होते ही रेणु जी पूरा घबरा जाती है और बस अड्डे में मौजूद सभी लोगों को मदद के लिए पुकारने लगती है, पर कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। कुछ देर बाद तो पुलिस वाले वह आते हैं उनकी मदद के लिए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि राकेश जी की मौत हो चुकी थी। रेणु जी इस बात का पता चलते ही पहले वो तो जोर जोर से रोने लगी, फिर एकदम से शांत हो गई और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उन्हें अब घर परिवार कुछ भी याद नहीं रहा, सिर्फ याद है तो उनके पति की करतूत। वह हर एक नौजवान लड़के में अपने बेटे को देखती है और उनका गुस्सा भी तभी बढ़ जाता और वह उन्हें नुकसान पहुंचाने लगती। आज के इस सालों बाद काजल अपने शहर आई थी और वो अपनी माँ को इस हालत में मंदिर में जाकर देखते ही हैरान हो जाती है। काजल को रोता देख उसका पति कुणाल भी वहां आ जाता है। इससे पहले कुणाल रेणु जी को देखकर काजल की तकलीफ समझता। रेणु जी कुणाल को देखकर आग बबूला हो जाती है और उससे कहती, नालायक, अब तू यहाँ क्या लेने आया है, भागता यहाँ से वरना मैं तुझे मार दूंगी। काजल भी माहौल को समझते हुए कुणाल को वहाँ से चले जाने को कहती है और खुद अपनी माँ को गले लगाकर कहती है, माँ चुप हो जाओ, मैंने उसे भगा दिया। यह कहते हुए उन्हें शांत कराने लगती है। जब रेणु जी थोड़ा शांत होती है तो काजल पंडित जी से पूछती, पंडित जी यह यहाँ कितने दिनों से है और इनकी ऐसी हालत कैसे हुई। बिटिया, जितना मुझे पता है लगभग 5 महीने से है और सुनने में आता है यह और उनके पति गाँव से यहाँ अपने बेटे के पास आए थे, पर उनके बेटे ने उन्हें सड़क पे मारता छोड़ दिया और जब से इनके पति की बस अड्डे पे मौत हुई है यह तभी से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। क्या तुम इन्हें जानती हो, पंडित जी ने कहा। हाँ पंडित जी, मेरी माँ है, काजल ने कहा। माँ, पर यह ऐसी हालत में तुम्हें क्या पता नहीं था, पंडित जी ने हैरानी से पूछा। पंडित जी, मेरे भैया ने कहा था कि ये तीर्थ यात्रा पे गई है, क्या उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और भैया ने उन्हें तीर्थ यात्रा की कुछ तस्वीरें भी मुझे दिखाई थी और मैं विदेश में बैठी भैया की बातों को सच मानती गई। कभी कभी भैया की बातों से हैरान भी होती थी, लेकिन वो कहते उनकी माँ पापा से बात हुई, जबकि माँ पापा मुझे कभी फ़ोन नहीं करते थे। इसके लिए भी भैया कहते 4 धाम की यात्रा से तुझे कॉल लगाना नामुमकिन है क्योंकि हमारा फ़ोन ही कितनी मुश्किल से लगता है, जबकि मैं भारत में हूँ और तू तो फिर भी अमेरिका में है। और मैं न चाहते हुए भी इस बात को सच मान लेती क्योंकि भैया इतना नीचे गिर जाएंगे। अब
कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था, पर अब भैया को उनकी हर गुनाह की सज़ा मिलेगी और यह सज़ा उन्हें खुद माँ देगी। उसके बाद काजल रेणु जी को अपने घर ले गई। काजल भारत आई और यह बात राघव को भी पता थी और अगले दिन काजल राघव के घर गई। कैसे हो भैया? भाभी काजल आते ही कहा। हम ठीक है, आओ अंदर। और कुणाल कहाँ है? राघव ने पूछा। वे घर पे ही अपनी मम्मी पापा के साथ बुआ जी के यहाँ गए हैं, शाम को आएंगे मुझे लेने, काजल ने कहा। उसके बाद चाय नाश्ता चल रहा था कि तभी काजल राघव से पूछती, भैया माँ पापा से बात हुई आपकी? कब आ रहे हैं? उनसे कहना काजल आई है, देखना कैसे भागे भागे आएंगे। अरे वो तो 4 धाम की यात्रा से काशी और बनारस जाएंगे, सब घूम कर ही वापस आएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा। राघव ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, पर भैया बाबा की तबीयत भी खराब रहती है तो इतना कैसे घूमेंगे? माँ कैसे तैयार हो गई इस बात के लिए? अब तुम मेरा इंडिया वाला नंबर उनको दे देना और कहना मुझे कॉल करे। और उनका फ़ोन वो तो चल रहा होगा ना अमेरिका से, तो अब उनका फ़ोन कभी लगता ही नहीं है। अब तो इंडिया से लग सकता है ना, छोड़ो अभी इस पर कॉल करके देखती हूँ। काजल ने यह कहते हुए अपना फ़ोन निकाला और अपने पापा को कॉल करने लगी। उसकी हरकत से राघव और आरती घबरा गए कि तभी काजल कहती, पता नहीं पापा का फ़ोन कभी लगता ही नहीं है, पहले भी वहाँ से नहीं लगता था, अब यहाँ आकर भी वही हाल है। ये लगभग 5 महीने से हो रहा है। 5 महीने हो गए उनको तीर्थ यात्रा पर गए हुए। यह काफ़ी लंबा नहीं है? पता नहीं वहाँ सब ठीक है। पापा से किस नंबर में बात होती है, वो नंबर जरा मुझे देना। अरे काजल तो बेकार में ही इतनी टेंशन ले रही है, हम क्या माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देंगे? उनकी पूरी खबर रहती है हमें। यह देख उनकी कल की भेजी हुई फ़ोटो, यह कहकर वो अपना फ़ोन काजल के आगे कर देता है और काजल वो फ़ोटो देख कर हैरान हो जाती है। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी बहुत आता है कि माँ पापा की फ़ोटो दिखाकर आज तक मुझे बेवकूफ़ बनाया आता है। न जाने इसके ऐसे ही कितने फ़ोटो रखे होंगे मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। काजल जब यह फ़ोटो देख रही थी कि तभी आरती कहती है, वहाँ दर्शन करते, उनका तीर्थ यात्रा करते करते मन भी बदल गया। वो कह रहे थे कि वहाँ काशी में किसी गुरु जी के साथ कुछ दिन भोले बाबा की सेवा करेंगे। पापा जी की तबीयत अभी पहले से काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए हमने भी सोचा उनका मन भी लगा रहे। और क्या चाहिए हमें, हम भी उसी में खुश हैं। मेरे पापा को मारकर तुम खुश हो रही हो चुड़ैल? तुम लोगों की खुशी को मैं माता में न बदलूं तो मेरा अपनी माता पिता की बेटी नहीं, काजल ने अपने मन में कहा। उसके बाद काजल चली जाती है और एक तरफ तो काजल अपनी माँ का इलाज शुरू करवाती है, दूसरी तरफ वह हर रोज़ राघव से उसके पापा से बात करवाने को कहती है। यह काजल तो पीछे ही पड़ गई है, अब मैं इसको पापा से कैसे बात कराऊँ? फ़ोटोशॉप करवा कर फ़ोटो दिखा चुका हूँ, मुझे फिर भी माँ पापा से ही बात करनी है। राघव ने आरती से कहा, सुनिए ना, जिस तरह आप उन्हें झूठा फ़ोटो दिखाकर मम्मी पापा के तीर्थ यात्रा पर जाने का विश्वास दिलाती हैं, वैसे किसी आदमी को पापा जी बनाकर फ़ोन पर बात करा दीजिए। इस आदमी की आवाज़ थोड़ी थोड़ी पापा जी से मिलती जुलती हो, अगर उनसे आवाज़ पहचान भी ली तो कहेंगे मौसम बदलने के कारण उनका गला खराब है, आवाज़ बदल गई है, यह बता देना। काजल को कुछ शक भी नहीं होगा, फिर विदेश वापस ही लौट जाएगी, हमारा भी भला टल जाएगी। आरती ने कहा, वाह क्या आइडिया दिया है आरती, कल उसकी बात करवाता हूँ पापा से। यह कहकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन काजल राघव के यहाँ पहुँची। राघव काजल को आते ही कहता है, आज पापा तुझे फ़ोन करेंगे, मैंने उनसे कल बहुत कहा। यह क्या पापा, आप अपने लोगों को फ़ोन क्यों नहीं करते? बेटी से नाराज़ है तो? इस पे पापा ने कहा, पता नहीं क्यों उसका फ़ोन ही नहीं लगता है। अब जब वो यहीं है और कल जब मेरे यहाँ आएगी तो तेरे ही फ़ोन से बात करूँगा और उससे बात कर लूँगा। यह नया नाटक है, चलो देखते हैं इसका नया नाटक। काजल ने अपने मन में सोचा और फिर वहाँ सच में भैया पापा आप मुझे फ़ोन करेंगे? हाँ, पहले तुम चाय नाश्ता कर लो, राघव ने कहा। आरती चाय नाश्ता लेकर आती है, वो नाश्ता करने लगती है। दूसरी तरफ आरती राघव अपने कमरे में जाती है तो आरती कहती है, सुनिए जी, उसे सही से समझा दिया है ना, ठीक से बात करे? हाँ समझा तो दिया है, पर एक बार वो पापा बनकर सही से बात कर ले बस। पापा जी के जी भी हमारे गले का फंदा थे और अब बनने पर भी
गले का फंदा बने हुए हैं, पर आपको ठीक से पता है ना वो मर चुके हैं। आरती ने कहा। माँ पापा के यहाँ से निकलने के बाद मैं उसके पीछे गया, वो तसल्ली करने के लिए कि वो इस शहर से जा रहे हैं या नहीं। फिर मैं बस अड्डे पे पापा को मरते देखा, तब पापा के लिए वहाँ पुलिस आई तो मैं काफ़ी डर गया था, कहीं हमें माँ फंसा न दे। पर फिर माँ की हालत देखकर मुझे चैन मिला। अब माँ भी उस हालत से ज़्यादा दिन थोड़ी ना जिंदा रहेगी, कहीं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गई होगी, और अगर जिंदा भी होगी तो अभी उसकी मानसिक हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी को कुछ बता सके, वहाँ वापस आ सके। राघव ने कहा, अच्छा अब चुप करो और चलो बाहर, कहीं काजल को शक न हो जाए और हमारे यह नाटक पहले ही खराब न हो जाए। राघव ने कहा। उसके बाद सभी लोग जाते हैं। काजल चाय नाश्ता करती है कि तभी राघव का फ़ोन बजता है। यह लो पापा का फ़ोन आ गया, काजल पहले बात कर लो, फिर जो करना है कर लेना, राघव ने कहा। यह कहते हुए अपना फ़ोन काजल को पकड़ा दिया। काजल हेलो बोलते ही रोने लग जाती है, क्योंकि उसे अपने भैया की करतूत पे यकीन ही नहीं आ रहा था, और इधर राघव समझ रहा था कि काजल को उसने बेवकूफ़ बना दिया। काजल बोली, पापा कहाँ चले गए थे आप? कितने दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई है। आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती? और मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपकी बेटी किसी की बातों को यकीन पर निश्चित बैठी रही और आपको बचा ना सकी। पर पापा, आपके कातिलों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। कातिल की सारी बातें सुनकर राघव और आरती बिल्कुल ही चौंक गए और उनके पसीने छूटने लगे। काजल बोली, आप जो भी है, यह जो आपने किसी के कहने पे नाटक किया है ना, आपको भी उसकी सज़ा होगी, क्योंकि जो आदमी बनकर आप बात कर रहे उनको इन लोगों ने मार डाला और आप अपना गुनाह छुपाने के लिए सारा नाटक कर रहे हैं। ये तू क्या कर रही है काजल? राघव ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। और यह सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो कि हम खूनी ही? काजल एक जोर का तमाचा अपने भाभी के गाल पर जड़ते हुए बोला। आप लोग की सच्चाई का पता तो मुझे कब का चल गया था, बस सबूत ही नहीं था जो अब मिल गया है। भैया भाभी आप लोग के लिए गिफ्ट ला कर रखा है, बाहर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर काजल बाहर से रेणु जी को लेकर आती है। रेणु जी को देखकर राघव और आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और इधर रेणु जी राघव को देखकर उसके पास जाती है और उसे एक खींच का तमाचा मारती है। वे तमाचे पे तमाचे मारे जा रही थी, तब काजल अपनी माँ को खींचकर राघव से अलग करती है, और इस पर रेणु जी रोते हुए काजल से कहती, आ गई तू बेटी, देख तेरे भैया जिन्होंने अपने जीवन दादा को मार डाला। हर माता पिता अपने बच्चों को एक ही बार जीवन देते, पर तेरे पापा ने तो इसे 2 बार जीवन दान दिया, पहली बार जन्म देकर, दूसरी बार किडनी देकर। मगर राघव ने अपने बूढ़े माँ बाप को मौत के मुंह में धकेल दिया। इसे अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कोई दया भाव नहीं था। बेटा, हमारे लिए इस घर में खाना नहीं था, अगर इसका खाना खाकर हम बीमार पड़ते हैं तो उस पर भी हमारा ही दोष था। तुम्हारे पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और बस अड्डे पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं चिल्लाती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की। काजल रोते हुए बोली, पता है, यह जानकर हैरान हो जाओगी, जब बाबा की ऐसी हालत थी तब भैया उस वक्त वहीं थे और खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। काजल ने कहा, यह क्या कह रही थी? रेणु जी ने कहा, माँ आप अपने आप को देखो, मुझे क्या हुआ था? मैं भी तेरे पापा की तरह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती, दोबारा इसकी सूरत नहीं देखनी पड़ती। रेणु जी ने कहा, अब चिंता मत करो, इन लोगों के खिलाफ सारे सबूत है मेरे पास। यह देखिए भैया भाभी अभी थोड़ी देर पहले अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं, तभी मैंने रिकॉर्डिंग बना ली थी, जो पुलिस भी आ गई। पुलिस को देखते राघव और आरती रेणु जी और काजल से माफ़ी मांगने लगते हैं। जो तुम दोनों ने किया, अब उन्हें जेल तो मैं करवाऊंगी, और हो सके तो पापा से अपने गुनाहों की माफ़ी जेल में ही मांग लेना, क्योंकि अब तो तुम दोनों को मैं जेल से कभी निकालने ही नहीं दूंगी। रेणु जी ने कहा, दोनों को एक एक चापर लगाते हुए कहा। इतनी देर में पुलिस आई और दोनों को पकड़ कर ले गई। जिस दिन मुकदमे की सुनवाई थी, रेणु जी ने ऐसे तर्क दिए कि सभी की आंखें नम हो गई। जज भी उनके सामने अपनी कुर्सी से आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, माँ जी आपने आज मेरी आंखें खोल दी।
कुछ साल पहले मैंने भी अपनी पत्नी के कहने पे अपनी माँ को छोड़ दिया था, लेकिन आज इस अदालत में एक माँ को नहीं 2 माँओं को न्याय मिलेगा। रेणु जी की बेटी बहू को 10 साल की सज़ा सुनाई और जज सज़ा सुनाते ही अपनी माँ को ढूंढने के लिए जज साहब चले गए। रेणु जी को आज शांति मिल रही थी। उसके बाद काजल अपनी माँ को लेकर अमेरिका हमेशा के लिए चली गई। उधर जज अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आकर आपको वृद्धा आश्रम छोड़ आया। कितना लायक बेटा हूँ मैं, आपने अपना खून पसीना बहाकर मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक काबिल इंसान बन सकूं और आपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। आपने मुझे न्याय का देवता बनाया और मैंने ही आपके साथ अन्याय किया। अपने बेटे को माफ़ ही मांग देख जज की माँ ने की आंखें भर आई। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। माता पिता एक भी मौका नहीं छोड़ते अपने बच्चों को बार बार जीवन दान देने का, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को समझते ही नहीं और वह उनसे बुढ़ापा में छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि उनके बच्चे उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें? तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।